नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो आधुनिक भारत के बिल्कुल बीचों बीच तो है, पर फिर भी नजरअंदाज कर दी जाती है। ये कहानी है मुसहर समुदाय की, उनके बहिष्कार की, उनके संघर्ष की और उनके होने की। इस समुदाय का नाम ही आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मूसहर। इसका मतलब है चूहा पकड़ने वाला। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये सदियों के संघर्ष और जिंदा रहने की उस मजबूरी की कहानी है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये पहचान आखिर बनी कैसे। चलिए जरा इतिहास में चलते हैं और इस समुदाय की मुश्किलों की परतों को एक एक करके खोलते हैं ताकि समझ सकें कि मुसहर हैं कौन। अच्छा, इनकी संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। अकेले बिहार राज्य में ही इनकी आबादी करीब करीब 40 लाख है। मतलब वो वहां का तीसरा सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट समूह है। इतनी बड़ी आबादी और फिर भी हाशिए पर, एक ऐसी विशाल आबादी जिसकी कहानी अक्सर अनसुनी ही रह जाती है। इनका सफर शुरू होता है 16वीं शताब्दी में। तब ये छोटा नागपुर की भुइया जनजाति का हिस्सा थे। फिर ये लोग गंगा के मैदानी इलाकों में आ गए, लेकिन वहां इन्हें बाहरी माना गया। इन्हें जमीन नहीं दी गई और यहीं से पेट भरने के लिए इन्हें चूहे पकड़ने का काम शुरू करना पड़ा। और देखिए आज की विडंबना, हम 21वीं सदी में हैं, पर कई मुसहर आज भी 18वीं या 19वीं सदी जैसे हालातों में जी रहे हैं। ये जो इतिहास का बोझ है, ये आज असलियत में जमीन पर कैसा दिखता है? चलिए अब इस बहिष्कार के भूगोल को समझते हैं। मतलब कि मुसहरों को कहाँ और कैसे रहने पर मजबूर किया जाता है। ये समुदाय अलग थलग बस्तियों में रहते हैं, जिन्हें मुसहर टोली कहा जाता है। और ये टोलियां क्या होंगी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इन्हें जानबूझकर, सोचिए जानबूझकर, गांवों के दक्षिण पश्चिम कोने में बसाया जाता था। वजह, ताकि उनके घरों से आने वाली, जिसे वो अशुद्ध हवा कहते थे, वो मुख्य बस्ती तक ना पहुंचे। ये सामाजिक बहिष्कार का कितना क्रूर और जीता जागता उदाहरण है। ये एक लाइन पीढ़ियों की पूरी निराशा को समेट लेती है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पक्की झोपड़ी के इंतजार में, उस आस में, बाप भी गुजर गए और दादा भी, लेकिन विकास वो उन तक कभी नहीं पहुंचा। और ये आज की भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है। अब ये आंकड़े देखिए, ये आधुनिक भारत की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। 100 घरों का सर्वे हुआ, सिर्फ 4 घरों में टीवी, 3 में मोटरसाइकिल और रेफ्रिजरेटर, 0, एक भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 93% घरों में कोई भी, मतलब कोई भी बुनियादी आधुनिक सुविधा है ही नहीं। इन सूखे आंकड़ों के पीछे जो असल जिंदगी है, जो इंसानी हकीकत है, वो ईश्वर राम के इन शब्दों से समझ आती है। वो कहते हैं, हम 4 लोग यहाँ रहते हैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। हम यही खाना बनाते हैं, यही खाते हैं और यहीं सोते हैं। सब कुछ बस इसी एक जगह में। तो ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं। गरीबी, मजदूरी, सामाजिक मुद्दे, ये सब मिलकर एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसा चक्रव्यूह बना देते हैं जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक ऐसी कैद है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बस चलती ही रहती है। और ये चक्र एक विरासत की तरह अगली पीढ़ी को मिलता है। देखिए, दादा मजदूर थे, उनके बाद पिता मजदूर बने, आज बेटा भी मजदूर है। और अगर कुछ नहीं बदला तो पोता वो भी मजदूरी ही करेगा। ये वो दुष्चक्र है जिसे तोड़ने में हमारा समाज अब तक नाकाम रहा है। किसी भी दुष्चक्र को तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? शिक्षा। लेकिन यहाँ की हकीकत देखिए, मुसहर समुदाय में लिटरेसी रेट 10% से भी कम है और देश का औसत करीब 78%। ये फासला इतना इतना ज्यादा है कि 80 से 90% मुसहर बच्चे स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं। 14 साल, बस 14 साल, ये उम्र थी वर्षा कुमारी की जब उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बाल विवाह की उस भयानक सच्चाई का सबूत है जो इस समुदाय में बहुत आम है और बहुत खतरनाक भी। वर्षा खुद बताती है, मेरी शादी 1 साल पहले हुई। मैंने पढ़ाई नहीं की है, मुझे कोई सरकारी मदद भी नहीं मिली। उनके ये सीधे साधे शब्द कितनी सारी कमियों को एक साथ सामने रख देते हैं। शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं और सरकारी मदद भी नहीं। पर बात सिर्फ पैसे की गरीबी की नहीं है, असली जड़ तो कहीं और है। वो है सामाजिक कलंक और समाज का पाखंड। चलिए अब उस गहरे भेदभाव को समझते हैं जो शायद इन सारी समस्याओं की असली वजह है। समुदाय के एक सदस्य के ये शब्द सुनकर शायद हम उनके रोज के दर्द को थोड़ा महसूस कर पाएं। वो कहते हैं,
घिनाते हैं, हम लोग से नफरत करते हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये उनकी रोज की जिंदगी की सच्चाई है। और हैरानी की बात यह है कि ये भेदभाव सिर्फ ऊंची जातियों से ही नहीं आता। शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है कि खुद दूसरे हाशिए पर खड़े शेड्यूल्ड कास्ट समूह भी मुसहरों के साथ छुआछूत मानते हैं। ये उन्हें समाज की सीढ़ी के सबसे सबसे निचले पायदान पर धकेल देता है। समाज का ये पाखंड इस एक उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो एक मुसहर के हाथ का छुआ पानी तक नहीं पिएंगे, और दूसरी तरफ वही लोग रात के अंधेरे में उन्हीं के घर जाकर उन्हीं के हाथ की बनी अवैध शराब जरूर पी लेंगे। ये दोहरापन समाज के गहरे में बैठे भेदभाव को आईना दिखाता है। तो सवाल ये है कि इतनी गहरी गरीबी और बहिष्कार की दुनिया में क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी? क्या इस घने अंधेरे में उम्मीद की कोई छोटी सी किरण भी दिखती है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं इंसानी जज्बे की और उम्मीद की, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद भी एक बेहतर भविष्य के सपने यहाँ आज भी जिंदा हैं। एक ऐसा गांव सोचिए जहां लड़कियों की पढ़ाई के बारे में कोई सोचता भी नहीं। उसी गांव में एक नाम सबसे अलग है, मानसी कुमारी। वो इस निराशा के अंधेरे में एक उम्मीद की तरह है। और मानसी का सपना? वो कहती हैं जिला अधिकारी बनना है। जिस माहौल में वो रहती हैं उसके हिसाब से ये सपना कितना बड़ा है, कितना महत्वाकांक्षी है, ये दिखाता है कि बदलाव की चाहत कितनी ताकतवर हो सकती है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? पहली बात कि पढ़ने की, आगे बढ़ने की इच्छा है। दूसरी कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल चाहते हैं। तीसरी कि बदलाव की असली ताकत इसी समुदाय के युवाओं में है। और सबसे जरूरी बात कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसानी जज्बा हमेशा जिंदा रहता है। और आखिर में नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज की एक बात इस पूरी कहानी का निचोड़ बता देती है। वो कहते हैं कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं है, ये इंसानी बहिष्कार का नाम है। मुसहरों की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि असली गरीबी मौकों से, सम्मान से और इंसान समझे जाने के हक से दूर कर दिया जाना है।